नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। ये यूट्यूब इनिशिएटिव द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस का डेली इनिशिएटिव जीनो आईएएस आपके लिए लेके आ रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आप डेली इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखिए और अपने न्यूज़पेपर के अंडरस्टैंडिंग में डेली आप ये अंतर देखेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट्स जो आपने स्टैटिक में पढ़े हैं या जो आपने एनसीईआरटी से पढ़े हैं, आपने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, आप हर एक कॉन्सेप्ट जो आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है उसमें आप ग्रोथ दिखता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ बस इतना ही नहीं, आपको डेली यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी तैयारी को लेके, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे द हिंदू से इस एनालिसिस के वीडियो से ये पता चलेगा कि आपकी जो डेली की प्रिपरेशन है यूपीएससी के पीवाईक्यूज को लेके वो लॉजिकली इंप्रोवाइज हो रही है। इतना ही नहीं, आप डेली कम से कम 8 से 10 न्यूज आर्टिकल्स नए जो कि रोज आते ही है न्यूज़पेपर में। कितने ही यूट्यूब चैनल्स है जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते होंगे, बट हर एक वीडियो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि वो वीडियो 1 घंटे का बना पाए और उस वीडियो में सारे के सारे आर्टिकल्स को एटलीस्ट एक बार डिस्कस कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों को बताए। ये सब चीजों का ख्याल हर जगह नहीं रखा जाता है। जीनो आईएएस प्लेटफॉर्म अजीत सर की गाइडेंस में, उनके एथिकल गाइडेंस में ये चीज इंश्योर करता है कि आपसे कोई आर्टिकल मिस ना हो किसी भी दिन का। इसके साथ साथ आपका हर एक आर्टिकल का स्टैटिक पोर्शन साथ में कवर हो। अगर कोई भी चीज न्यूज में आती है, जैसे आज की न्यूज में एक स्टैंडिंग कमेटी की बात की जा रही है, तो स्टैंडिंग कमेटीज कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कौन उनको हेड करते हैं, कितने उनके मेंबर होते हैं, ये सब चीजें पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है। बट इन सब चीजों को कवर करने के लिए हम इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपका जीएस का पूरा एक कैप्सूल रेडी होता है। सुबह सुबह, शाम शाम को, सुबह से लेकर शाम तक हम इस कैप्सूल को रेडी करते हैं। शाम को ये आपको डिलीवर होता है, शाम के 6 बजे हमारे चैनल पे ये आता है, डेली 6 PM। यही अनाउंसमेंट हमारे अजीत सर ने टीचर्स डे पे किया था। इसलिए किया गया था क्योंकि ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो ये काम करती है। सुबह न्यूज़पेपर, उसका पीपीटी, उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं वो तैयार करना, उसके बाद वीडियो बनाना और उसके बाद ये वीडियो आपके सामने लाना, प्रूफ रीड करने के बाद लाना और आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट्स को सेग्रीगेट करके लाना, आपको समझाना कि आप मेंस में क्या यूज कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कौन से पॉइंट्स उठा के आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो। आपके लिए डेली एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करना और उस मेंस के क्वेश्चन को आपसे प्रैक्टिस करवाना, ये सब काम होता है इस हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। ठीक है, तो इतना मेहनत का काम है ये। आप अपने आप को बेवकूफ होने से बचाइए और ऐसी चीजें ना करें, ऐसे वीडियोस ना देखें जो आपके लिए बस ऐसे वो न्यूज के जैसे, जैसे हमारे टीवी चैनल्स पे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, टीवी चैनल्स पे 100 मिनट में 100 न्यूज सुना देते हैं, वैसे आप ना करिए, जल्दबाजी में काम ना करिए। अपने न्यूज़पेपर को दिन का आखिरी हिस्सा बनाइए और अपने न्यूज़पेपर को अच्छे से कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, हर एक एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी से नीचे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेके नीचे लेवल तक, चाहे जितना भी नीचे आप जाओ, कोई भी एग्जाम आप ले लो, कम से कम 30% जो एग्जाम का होता है वो करंट अफेयर्स से होता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है इंडिया में, यूपीएससी कंडक्ट करता है या कोई भी स्टेट पीसीएस कंडक्ट करता है, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, आप स्टेट की सर्विसेज ले लो, आप सेंटर की सर्विसेज ले लो, ऑल इंडिया सर्विसेज ले लो, आप आपका एसएससी सीजीएल ले लो, आप आपका क्या नाम है इसका, सीएपीएफ के एग्जाम्स ले लो, जितने भी आपको एग्जाम्स लेने हैं, हर एक एग्जाम में 30% रोल करंट अफेयर्स का होता है। एंड करंट अफेयर्स में आपको बता दूं, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हिंदू न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे। बिलीव मी एंड बी विद मी इन दिस एनालिसिस एंड लर्न डेली कि आपको कितना ज्यादा फायदा होता है इस एनालिसिस से। ठीक है, एनालिसिस का पीपीटी हासिल करने के लिए और हमारे और भी बहुत सारे फीचर्स का आनंद उठाने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को तेज करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन में हमारा साथ इंक्लूड करने के लिए आप हमसे जुड़िए। हमारी वेबसाइट पे जाइए, जीनो आईएएस पे, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़िए इस नंबर से। हमें अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर्स छोड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके अपने आंसर्स हमसे इवैल्यूएट करा सकते हैं और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज 9 सितंबर 2024 की डेट है और आज हम डेली न्यूज एनालिसिस प्लस, दैट इज हम
एक तो न्यूज का एनालिसिस करेंगे, और प्लस में हम न्यूज से रिलेटेड जितनी भी और इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। बिफोर वी बिगिन today's analysis, I want you to understand that there is a famous quote by Jim Rohn. जिम रॉन जी क्या लिखते हैं कि ईदर यू रन द डे, या तो आप अपना दिन खुद चलाते हो, और द डे रन्स यू, या तो दिन खुद ही आपको चला लेता है। मतलब क्या है इस कोट का? ईदर यू रन योर डे, दैट इज कि आप सुबह सवेरे उठे, आपने अपने दिन के टारगेट्स सेट कर लिए, आपने 5 to 6 टारगेट्स, मेन जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आज के दिन का सेट कर लिया प्रोग्राम कि मुझे आज ये 6 टारगेट्स मिनिमम अचीव करने हैं दिन के। आपने पूरा दिन विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, ऐसे बिताया कि आपके ये 6 टारगेट्स अचीव हो गए। ठीक है। ये टारगेट्स आपके अचीव होने के बाद आपने क्या किया, लास्ट में आपने अपने दिन को कंक्लूड कर लिया और आपके हाथ में आपका दिन आ गया, और आपको ये रियलाइज होगा कि आपका दिन आपने अचीव कर लिया, दैट यू रैन योर डे ऑन योर ओन। बट वहीं पे एक और पर्सपेक्टिव आता है कि द डे इज रनिंग यू। द डे इज रनिंग यू मतलब आप सुबह उठे, पहले तो जब तक आपके कमरे में लाइट नहीं ऑन करी किसी ने तब तक आप उठे नहीं। फिर जब आप उठे तो मजबूरी में बोल बोल के आपको नहलाया गया कि आप जाओ फ्रेश हो और आके ब्रेकफास्ट कर लो। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपने फोन स्टार्ट कर लिया, फोन देखना, और आपने देखा किसी ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा है, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम की रील रील भेजी है, कोई फ्रेंड है मेरा जो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए या मुझे ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें आप करते जा रहे हो। आपको किसी दोस्त ने कॉल किया कि आज भाई वहां जाना है मेरे को, चलना यार मेरे साथ चल, तो आप उस दोस्त के साथ चले गए, उस दोस्त का काम था आप भी निकल गए। तो आपको जो है दिन खुद से चला रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, जो यूनिवर्स आपसे करा रहा है, जो दुनिया आपसे करा रही है, आप वही कर रहे हो। इट मीन्स आपके हाथ में अपना कुछ नहीं होगा, जो आप कर रहे हो वो दुनिया में जा रहा है, बट आप अपने लिए कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो टारगेट योर डे, और ये चीज का टारगेट बना लो कि मैं अपने दिन को खुद चलाऊंगा। मुझे जीनो आईएएस का हिंदू का एनालिसिस देखना है तो मैं वो देख के रहूंगा, भले मेरे यूट्यूब पे 50,000 नोटिफिकेशन और आ जाए, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे बस ये एक न्यूज आर्टिकल देखना है, बस मुझे ये एक एनालिसिस देखनी है बस। उसके बाद मैं 1000 और एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा कि वो भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, उसका वेबसाइट देखता हूँ, इसका वेबसाइट देखता हूँ। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने दिन को खुद प्लान करें और अपने अकॉर्डिंग चलाए। ठीक है। कोई भी इंसान आके आपको अपने अकॉर्डिंग ना चलाए, कोई भी दिन आके आपको अपने अकॉर्डिंग ना चलाए। ठीक है। विद दिस आई वांट टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के न्यूज़पेपर में हाईलाइट किए गए हैं यहाँ पे आपके सामने। ये आर्टिकल्स हमारे लिए समझना जरूरी है। मणिपुर में वायलेंस पिछले 1.5 साल से चल रहा है। ये वायलेंस कहाँ पहुंचा है अभी, इसका हम एक थोड़ा सा देखेंगे, दैट व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस वायलेंस, बिकॉज हमने इस न्यूज़पेपर की एनालिसिस में ये वायलेंस नहीं डिस्कस किया है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी हमारे दोस्त हमसे जुड़े हैं हम उन सब का ख्याल रखते हुए चलते हैं कि किसी का भी कोई भी टॉपिक, चाहे वो 1 साल से चल रहा हो या 2 साल से चल रहा हो न्यूज़ में, और आज उस पर कोई भी एक आर्टिकल आया है, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी कि 2024 के 1 जनवरी पे, 31 जनवरी पे मुर्मू जी ने एक 2016 की स्कीम का डिस्कशन किया था, तो वो डिस्कशन पेपर में आ गया, वही स्कीम पे क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ न्यूज़पेपर में आ रही है तो उस चीज़ से रिलेटेड हमें एटलीस्ट रिविजन करना चाहिए, जरूरी। ये चीज़ अगर न्यूज़पेपर में आई है तो मुझे इसको पढ़ना जरूरी है मेरे लिए। ठीक है। नाउ इसके बाद हमें और क्या करना है, इसके बाद हमें पढ़ना है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। ये जुलाई में बनाई गई थी ये कमेटी, बट आज के पेपर में आया है कि ये जो कमेटी है इसको डिसबैन कर दिया गया है। हम ये देखेंगे कि आज इस कमेटी से रिलेटेड स्टैटिक और करंट पार्ट दोनों, स्विस पीस प्रोसेस का एक समिट इससे पहले हो गया था स्विट्जरलैंड में, अब दूसरा समिट हो रहा है तो उसमें इंडिया का क्या रोल है ये देखेंगे, और इससे पहले वाले समिट में इंडिया ने क्या स्टेप लिया था वो भी देखेंगे। क्या इंडिया ने वो जो वहां पे ज्वाइंट कम्युनिक या ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकला था, ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला था, क्या इंडिया ने उसको अग्री किया था या नहीं किया था। इंडिया में मोदी जी को इन्विटेशन आया था बट मोदी जी नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, और इंडिया का क्या व्यू है इस पे, स्विस पीस प्रोसेस पे, ये भी देखेंगे। गवर्नेंस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है पॉलिसी पैरालिसिस का। ठीक है। तो पॉलिसी पैरालिसिस समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, पॉलिसी बनाने में क्या दिक्कतें आती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आती है, और उसके बाद पॉलिसी को अडॉप्ट करने में क्या दिक्कतें आती है, उसके बाद पॉलिसी को अगर आप देखो तो एग्जामाइन करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, और ये सब दिक्कतें हमारे पब्लिक सेक्टर में क्या इंपैक्ट डाल रही है ये देखेंगे। चाइनीज कंपनीज इंडिया में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कहाँ तक हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, ये चीजें देखेंगे। पैरालंपिक्स में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, इंडिया ने 29 मेडल्स हासिल किए हैं, हमारा आज तक का सबसे अच्छा स्कोर रहा है, हमारी पोजीशन जो है वर्ल्ड लेवल पे भी इंप्रोवाइज हुई है, हमारी रैंक 18 हो गई है। तो इससे रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो साइक्लोन्स बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं,
2019 से लेकर आज तक 5 साइक्लोन्स आए हैं अरेबियन सी में। क्यों आ रहे हैं इतने ज्यादा साइक्लोन्स, इसका भी रीजन जानेंगे। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती है, इन कमिटीज का क्या रोल है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये देखेंगे। और लास्ट में ये देखेंगे कि क्वाड समिट जो इंडिया में होने वाली थी वो अब यूएसए में होगी 2024 वाली, और 2025 वाली जो समिट है वो इंडिया में वापस आ रही है और इंडिया में होगी 2025 वाली समिट। ये सारे न्यूज आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे न्यूज आर्टिकल्स हम अच्छे से देखेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2024 में पूछा था अच्छे से समझे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था यूपीएससी ने? पहला स्टेटमेंट हमें बता रहा है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग देन बाय आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, पहले तो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में अगर आप देखो तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट वाले स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है ये एटमॉस्फेयर को ज्यादा गर्म कर रही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है। ठीक है, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझो तो स्टेटमेंट का मतलब यही है, बट थोड़े वर्ड्स यहाँ पे ओमिट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन देन बाय आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बस इतना अगर आपने यहाँ पे लिख लिया होता, अगर आपको इतना पता होता, नहीं भी पता है तब भी मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो बाहर जा रहा है दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। इसका मतलब क्या है? या तो यहां से हीट अप हो रहा है एटमॉस्फेयर, या तो यहां से हीट अप हो रहा है एटमॉस्फेयर। दोनों से नहीं हो रहा है, दोनों चीजें आपस में एक साथ नहीं जा रही है, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट में है। या तो आने से ज्यादा होगा या तो जाने से ज्यादा होगा, दोनों में से दोनों ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी तो गया, दोनों स्टेटमेंट चले गए। अभी हमें आंसर नहीं पता है बट दोनों स्टेटमेंट चले गए। अब समझना यह है कि क्या आने वाली से ज्यादा हीटअप होगा या जाने वाली से ज्यादा हीटअप होगा। अगर आपको इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है आने वाली शॉर्ट वेव होती है, जाने वाली लॉन्ग वेव होती है, और जाने वाली रेडिएशन से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आता है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि जो अर्थ के यहां से हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज होता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होता है। अगर बस आपको एक स्टेटमेंट पता हो दोनों में से तो आपको दोनों जानने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा दैट वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट। एक ही स्टेटमेंट आपने बता दिया पहला स्टेटमेंट गलत है, रीजन एक्सप्लेनेशन वो सब छोड़ देना है कि क्या वो एक्सप्लेन करता है नहीं करता है वो अलग बात है। पहले आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट ठीक कौन सा है और गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा ठीक है अपने आप में। अब एक्सप्लेन करता है नहीं करता है वो बात की बात है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस क्वेश्चन को समझना है बस। चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारे पास आती है सन से, और लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ से निकलती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ से निकलती है ये सीधे या तो इसको क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर हमारा, या तो ये डायरेक्ट हमारे स्पेस में वापस रेडिएट हो जाएगी। क्लाउड्स एब्जॉर्ब करने के बाद इस हीट को वापस रिलीज करते हैं कंडेंसेशन के थ्रू, और बाकी सारे प्रोसेसेस के थ्रू ये लेटेंट हीट के फॉर्म में वापस चली जाती है, कंडक्शन के थ्रू कन्वेक्शन के थ्रू चली जाती है वापस एटमॉस्फेयर में से बाहर स्पेस में वापस चली गई ये हीट। इसी में कंडक्शन से 7% और लेटेंट हीट से 24% निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है और क्लाउड्स है, यहाँ पे गुड अब्जॉर्बर्स है क्लाउड्स किस चीज के? लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, और इसी चीज की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन से, बजाय इसके कि शॉर्ट वेव रेडिएशन से गर्म होता। क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन में देयर इज ओनली 23% विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जबकि अगर आप लॉन्ग वेव रेडिएशन में देखो देयर इज अराउंड 20 to 40%, 60% ऑफ द टोटल जो एब्जॉर्ब होता है क्लाउड्स में। ठीक है, जो यहां से रिलीज होता है। और लॉन्ग वेव रेडिएशन इन टोटल इज अराउंड 47% ऑफ द टोटल रेडिएशन विच इज रिसीव्ड ऑन अर्थ। 47% में से लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू जो हीट अप होता है टेम्परेचर वो 47% रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ज्यादा जो टेम्परेचर और ज्यादा जो हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से होता है, ना कि शॉर्ट वेव रेडिएशन से। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे हिंदू न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन करें इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा फुल फ्लेज कोर्स है। हमारे अजीत तिवारी सर इसको खुद हैंडल कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की सुपरविजन में ये कोर्स है। वो खुद इस कोर्स को
खुद पढ़ा रहे हैं और ये कोर्स आपके लिए एक रामबाण हो सकता है। ये कोर्स आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको 320 प्लस नंबर दिला सकता है अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया तो। और ज्योग्राफी वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है एज एन ऑप्शनल, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। फाउंडेशन कोर्स जो कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे अजीत तिवारी सर लेके आ रहे हैं, इसमें अभी एडमिशंस ओपन है। 2025-2026 के बैच के लिए आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको सबसे ज्यादा फोकस जो कराया जाएगा वो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आंसर राइटिंग पे कराया जाएगा। और आपके लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी और आपके लिए वीकली टेस्ट होंगे। ये कोर्स ऑनलाइन मोड में चलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगे। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इस कोर्स के साथ साथ हमारे पास जनरल स्टडीज की ज्योग्राफी कंपोनेंट के लिए अलग से एक सेक्शन है और अलग से हम इसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। क्या आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल अच्छी हो जाए, पूरी ज्योग्राफी आपकी जनरल स्टडीज की अच्छे से आप उसमें नंबर स्कोर कर पाओ, आपके प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में भी। क्योंकि ज्योग्राफी से मेंस में आपके अराउंड 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे और प्रीलिम्स में आपके अराउंड 20-22 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ज्योग्राफी से, जनरल स्टडीज की ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट ले लोगे तब तो आपके अराउंड अराउंड 40-45 मार्क्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसीलिए जनरल स्टडीज का ये ज्योग्राफी का कॉम्पोनेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस कॉम्पोनेंट को अलग से पढ़ा रहे हैं अजीत तिवारी सर खुद से। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हो। ये कोर्स में अराउंड 75 क्लासेस रहेंगी, इन डिटेल 150 आवर्स का डिस्कशन होगा। आपके लिए वाव अप्रोच में यहाँ पे काम किया जाएगा, दैट इज आपको व्हाट्सएप, आपको कॉल्स एंड आपको वीडियोस के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो चैट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको जब भी जरूरत हो पर्सनल गाइडेंस सर की आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपको क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे और मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी ज्योग्राफी कंपोनेंट की। आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और हमारे एडमिशन ओपन है। आप हमारे नंबर्स पे जो मैंने पहली स्लाइड में शेयर किए हैं कॉन्टैक्ट कीजिए और हमें मिलिए, ऑनलाइन हमसे मिलिए, जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए जल्दी से जल्दी। और 2025 का आप इजीली 2025 को क्रैक कीजिए हमारे साथ। जीनो आईएएस का ऐप और जीनो आईएएस की यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है। आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन में दबा दीजिए ताकि आपको साथ साथ में नोटिफिकेशंस आती जाए कि हमारी चैनल पे और कौन कौन सी वीडियोस आई है। इसके साथ साथ अजीत तिवारी सर का अपना चैनल है जो बहुत टाइम से चल रहा है, जिसपे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। ये कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो जीनो आईएएस हिंदी आपके लिए है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है और आप आके यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। हमारा ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं और हमारे ऐप से अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हमारी ऐप पे एमसीक्यूज और आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी और आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जो आपके लिए लाए जाएंगे और यहाँ पे है भी ऑलरेडी अवेलेबल। तो आप ये ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए। लास्ट में हमारे कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पे डेली सुबह 10 बजे आपको एमसीक्यूज की एक सीरीज मिलेगी जो आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ साथ वो एमसीक्यूज की सीरीज को अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप डेली बेसिस पे अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में आगे बढ़ते जाएंगे। लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद द मणिपुर क्राइसिस। आज के न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर यह हेडलाइन था, मणिपुर की क्राइसिस को समझने से पहले हमें मणिपुर को समझना जरूरी है। ठीक है, मणिपुर को समझने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैप दिया हुआ है मणिपुर का। ये मणिपुर के वैली में इम्फाल का रीजन है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और यह रीजन अगर आप देखो तो मणिपुर का 10% है ज्योग्राफिकली, एरिया वाइज मणिपुर का ये 10% है। और एरिया वाइज अगर आप इस इम्फाल के अराउंड जितने भी ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है ये देखो तो दे आर अराउंड 90% ज्योग्राफिकली। ठीक है, अब इन सारे रीजन्स में ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड में है ये सारा हिल रीजन है। ठीक है, अब इस हिल रीजन में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, जैसे 15 तो यहाँ पे नागा ट्राइब्स है, चिन, कुकी, मीजो, जोमी, ये सब ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं इस पूरे रीजन में। और मणिपुर के मेन वैली में जो ये सेंट्रल वैली है यहाँ पे रहते हैं मेटीज। ठीक है, जो इस वैली को डोमिनेट करते हैं, जो मेजोरिटी में है कहाँ पे, इस वैली के अंदर।
अगर आप देखो 90% ऑफ द स्टेट्स लैंड इज अंडर कुकीज एंड नागाज। और अब रिसेंटली हुआ क्या कि ये 90% जो लैंड, जो हिल एरिया इन ट्राइब्स के पास है, लॉजिकली इनके लिए रिजर्वेशन भी होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम है, ये एक माइनॉरिटी में है ये लोग। बट रिसेंटली स्टेट के हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन, एक ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द मेटीज। रिजर्वेशन किस लिए था? मेटीज के लिए रिजर्वेशन था ये, कि मेटीज को रिजर्वेशन दिया जाए। और इस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए मणिपुर से, जो मणिपुर में स्टूडेंट्स यूनियन था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करते करते वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट शेप ले लिया, और वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये वायलेंस अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। ये वायलेंस अभी भी कुकीज और मेटीज के बीच में चल रहा है। अगर आप देखो September 1 को 9 लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे 9 लोगों की हत्या हुई है। मेटी एंड कुकी जो कम्युनिटी के बीच में ये चल रहा है। अब ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस वायलेंस में ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, और इस वायलेंस में गन फाइट्स भी हो रही है। इनके पास वेपन्स भी है, इनके पास गन्स भी है, इनके पास ड्रोन्स भी है, जिससे ये एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि यह चीज हुई क्यों, मणिपुर में इंसर्जेंसी कैसे हुई। इंसर्जेंसी इन मणिपुर, मणिपुर में इंसर्जेंसी कैसे हुई? पहली चीज, द फोर्स्ड मर्जर। फोर्स्ड मर्जर ऑफ मणिपुर। मणिपुर में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो लोग बोलते हैं कि मणिपुर इज लार्जली अट्रीब्यूटेड टू डिसकंटेंट, कि हमारा मणिपुर जो है वो फोर्सफुली जोड़ दिया गया यूनियन के साथ। हमें एक्चुअल में चाहिए फुल फ्लेज स्टेटहुड। ठीक है, हमें जो फुल फ्लेज स्टेटहुड मिला है, जो हमें स्टेट बनाया गया है इंडियन यूनियन का, वो हमें नहीं चाहिए था। जबकि हमारी एक अलग कंट्री होनी चाहिए थी। ये यहाँ का सेपरेटिज्म बोल रहा है। मणिपुर को मर्ज किया गया था इंडिया के साथ कब? 15 अक्टूबर 1949 को। और मणिपुर को स्टेटहुड मिला था, स्टेट का दर्जा मिला था 1972 में। बट लेटली मणिपुर में मिलिटेंसी का भी राइज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक। ठीक है, जिसको हम प्री पाक भी बोलते हैं। ये ग्रुप्स में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि अपने नोट्स में आप लिख लो ये कौन से ग्रुप्स है जो यहाँ पे एक्टिव है। ग्रुप्स लिखोगे तो शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी एंड कांगले यावोल कन्ना लूप, दैट इज KYKL। ये कुछ ग्रुप्स है जो मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे एक्टिव है। प्लस इसके साथ साथ एक और रीजन भी रहा है मणिपुर का, दैट इज मणिपुर में अ स्पिल ओवर अफेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ नागालैंड। नागालैंड में कुछ ऐसे ट्राइब्स है, नागा ट्राइब्स, विच डिमांड ग्रेटर नागालैंड, विच डिमांड नागालैंड, जो चाहते हैं कि वहां पे एक लार्जर नागर नागा ब्रदरहुड के बेसिस पे एक नागा स्टेट बनाया जाए। मणिपुर को लगता है कि उस चीज के होने की वजह से मणिपुर जो है अपनी लैंड बहुत ज्यादा खो देगा, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे नागा ट्राइब्स बहुत सारी है। और वो भी एक रीजन है यहाँ पे किस चीज का? इस इंसर्जेंसी का। और मेन जो यहाँ पे रीजन है दैट इज वैली हिल कॉन्फ्लिक्ट। मैंने बोला वैली में रहते हैं मेटीज, हिल में रहते हैं ट्राइब्स। मेटीज आर 10% एरिया, ट्राइब्स आर ऑक्यूपाइंग 90% एरिया। पॉपुलेशन वाइज मेटीज आर 90%, पॉपुलेशन वाइज ट्राइब्स आर 10%। लॉजिकली इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, बट रिसेंटली रिजर्वेशन इनके लिए भी बोला गया है। अब अगर रिजर्वेशन आप मेजोरिटी के लिए दे दो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। वहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और वहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, वैली और हिल का कॉन्फ्लिक्ट आपस में। क्लियर यहां तक? नागा और कुकी कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे एक और कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें नागा ट्राइब एंड कुकी ट्राइब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली जो मणिपुर हाईकोर्ट का मैंने यहाँ पे जजमेंट बोला, मणिपुर हाईकोर्ट का यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया था कि 10 ईयर ओल्ड रिकमेंडेशन जो दी थी शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, वो आप नॉन ट्राइबल मेटी कम्युनिटी को भी दे दो।
और इसमें ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ASTUM और सॉरी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने निकाला था ट्राइबल सॉलिडेरिटी रैली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। व्हाट इज एक्चुअली मेटीज आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट आर दे डिमांडिंग? द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सेज दैट मेटीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्राइब बिफोर मणिपुर मर्जर इन इंडिया। मणिपुर 1949 में इंडिया का पार्ट बना, उससे पहले मेटीज को ट्राइब कंसिडर किया जाता था, बट उसके बाद इनको ट्राइब कंसिडर नहीं किया गया। इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी स्टेट में, तो इसलिए इनको ट्राइब कंसिडर नहीं किया गया। मेटीज चाहते हैं कि हमें वो वापस मिल जाए, और यही एक रीजन है जिसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाकी सारे ट्राइब्स, और वो चाहते हैं कि ये चीज हमारे हाथ से ना निकले, हमें ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते रहे। मणिपुर इनर लाइन पार्लियामेंट में आ रहा था 2006 से लेकर 2012 तक, बिकॉज मणिपुर में बाहर के स्टेट से बहुत ज्यादा इनफ्लो हो रहा था। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशंस है जिससे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारा जो यहाँ पे वे फॉरवर्ड हो सकता है, इट कैन बी हाईलाइटेड इन टू वेज। वन इज आर कमिटी जिसका नाम था लोकुर कमिटी, विच वॉज सेट अप इन 1965। लोकुर कमिटी रेकमेंडेड कि आप सबसे पहले ये देखो कि अगर आप किसी एसटी को दर्जा देते हो शेड्यूल ट्राइब का, किसी भी कम्युनिटी को दर्जा देते हो शेड्यूल ट्राइब का, उसका आपके पास एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे वो लोग प्रिमिटिव होने चाहिए, ठीक है, उन लोगों का तौर तरीका प्रिमिटिव होना चाहिए, उन लोगों के पास एक डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, उन लोगों के पास जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, वो जोग्राफिकली इतने ज़्यादा आइसोलेट होने चाहिए कि वहां तक कांटेक्ट और वहां तक रास्ता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो, और हाई टेरेन में रहने चाहिए वो लोग। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि शाइनेस ऑफ कांटेक्ट कितना है, और उनका बैकवर्डनेस कितना है। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करने के बाद ही किसी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी का दर्जा दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक कमेटी आई थी, जाजा कमेटी, जो 2002 2004 में हमने बनाई थी। इस कमेटी का जो चेयरमैन थे उनका नाम था प्रोफेसर वर्गिनिस जाजा। इस कमीशन को बोला जाता था असल में, ये जो कमेटी थी ये एक हाई लेवल कमेटी थी, और ये कमेटी 2000 कमेटी 2013 में बनाई गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास भूरिया कमीशन 2002 का, इन दोनों के रिकमेंडेशंस है अबाउट हाउ टू इंटीग्रेट एंड हाउ टू डील विद दी ट्राइबल कम्युनिटीज। दोनों कमिटीज और के रिपोर्ट्स और दोनों कमिटीज की रिकमेंडेशंस को अगर आप पढ़ो तो इन्होंने कुछ चीजें बोली है जो हमें सबसे पहले एड्रेस करनी पड़ेंगी। कुछ इश्यूज हैं जो हमें एड्रेस करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसटीज का इंटीग्रेशन प्रॉपरली इंडियन स्टेट के साथ हो। जैसे लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, एंड इनसे रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर्स है, इन सब चीजों को डील करके ही हम समझ सकते हैं कि हम इन लोगों को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करा सकते हैं। ठीक है, यही सब सोल्यूशंस है इन मणिपुर जैसे कॉन्फ्लिक्ट को लेके। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है द कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। दिस वाज अ कमिटी जो अभी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, ये जुलाई के मंथ में बनाई थी। और ये क्यों बनाई गई थी ये भी समझेंगे, और इस कमेटी को क्यों डिसबैन किया गया है इसका रीजन अभी तक नहीं आया है, बट हाँ आगे देखते हुए हम कल परसों में इसका एक एडिटोरियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एडिटोरियल आने के बाद हम इसको और डिस्कशन में लेके आएंगे कि ये कमेटी को डिसबैन क्यों किया गया। बट समझना ये है हमें कि ये कमेटी बनाई क्यों गई थी, इस कमेटी के बनाने का रीजन क्या था। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डेटा नहीं हो, अगर आपके पास क्वांटिफिकेशन नहीं हो, अगर आपको ये पता ही नहीं हो कि हमारे पास एक्चुअल में गरीब लोग कितने हैं, हमारे पास एक्चुअल में पैसा कितना है, हमारे पास एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना है, तो आप जीडीपी, आप इन्फ्लेशन, आप पॉवर्टी, आप कॉस्टिंग जैसे मेजर्स नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास डेटा नहीं है। इसीलिए हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने बोला था दैट डेटा इज द फ्यूल ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, तो इसीलिए डेटा पे इतना ज्यादा जोर है। अब रिसेंटली हुआ क्या है
कि हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के लिए और डेटा एनालाइज करने के लिए सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री कब बनाई गई थी? ये मिनिस्ट्री 1990s में बनाई गई थी, 1999 में। ठीक। इस मिनिस्ट्री को बनाने से पहले हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स थे। वन वाज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दोनों को मिला के हमने बनाया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये दोनों बनाने के बाद इस मिनिस्ट्री के दो विंग्स अभी भी है, दोनों विंग्स सेम है। एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन देखती है और एक देखती है स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स देखने वाली विंग है, ठीक है, इस विंग में हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी है, दैट इज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये एनएसओ बना हुआ है किसका? सीएसओ प्लस एनएसएसओ। इसको रिसेंटली मर्ज किया गया था और हमने बनाया था एनएसओ। बिसाइड्स दिस हमारे पास डेटा से रिलेटेड दो और विंग्स है, दो और इंस्टीट्यूशन है। वन इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई कि हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिज्म्स क्या क्या है। दिस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। क्लियर? यहां तक समझने वाली बात यह है कि एनएसओ जो चीफ हमारा डेटा देने वाली चीज है, इसका जितना भी डेटा अभी तक आ रहा था उस डेटा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे अगर मैं सिंपल चीज आपको बताऊं तो 2019 में एनएसओ ने एक सर्वे कंडक्ट किया, लार्ज स्केल दो मेजर हाउस होल्ड सर्वेज करी, बट उनका डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो पब्लिश नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज देयर वेर डेटा क्वालिटी इश्यूज। ठीक है, ऐसे ही जीडीपी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे डेटा सेट्स है वो अभी भी कंपेयर हो रहे हैं 2011-12 वाले बेस ईयर पे और 2011-12 वाले नंबर्स पे, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था हमारे लिए। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, दिस डेटा एंड दिस लैक ऑफ डेटा विच इज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट ऑन ग्राउंड लेवल, और जो नंबर्स आ रहे हैं एनएसओ के रिपोर्ट्स में वो टोटली डिफरेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फोर्सफुली करना पड़ा कि उन्होंने रिलाई किया प्रॉक्सी डेटा पे। जैसे ईपीएफओ का डेटा ले लिया गया, उनके अकाउंट नंबर्स को कंसिडर किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को लिया गया, ताकि हम ये चेक कर पाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। मॉस्पी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एनएसओ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या प्रॉब्लम एक्चुअली इनके डेटा सेट्स में है, या जिस तरीके में ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स है। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। इसमें 14 मेंबर बनाए गए, 14 मेंबर इसमें रहेंगे, और इस कमेटी को हेड करने वाले जो थे प्रणब सेन, he was the head and he was once a chief statistician of the country। इकोनॉमिस्ट है, रिफॉर्मर है, चीफ स्टैटिस्टिशियन रह चुके हैं कंट्री के, इन्हीं को बनाया गया था इसका हेड। बट अभी ये कमेटी जो है डिसबैंड की गई है। इस कमेटी का प्राइम मोटो क्या था कि सबसे पहले डेटा गैप्स को फिल करना, आइडेंटिफाई करना। दूसरा मोटो था इन गैप्स को फिल करना एंड कैरी आउट पायलट सर्विसेज, पायलट सर्विस, नॉट सर्विसेज, पायलट तो ये नहीं बनेंगे, and also understand new approaches to capture data in a better way। बट अब ये कमेटी डिसबैंड हो चुकी है। कमेटी के बारे में हमें सब पता चल गया। ठीक है, द न्यू कमेटी इज हाफ द साइज ऑफ 28 मेंबर पैनल विच वाज रिव्यूइंग द इकोनॉमिक डेटा। इस कमेटी में 14 मेंबर बनाए गए थे, 14 मेंबर रखे गए थे, बस डन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे स्विस पीस प्रोसेस का। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। स्विस पीस प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुई थी? रशिया और यूक्रेन आपस में इतने टाइम से लड़ रहे हैं, अब इनके बीच में सुलह करानी थी, इनके बीच में सीज फायर कराना था ताकि ये दोनों जंग रोक दे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज, 80 कंट्रीज ने स्विस पीस समिट में पार्टिसिपेट किया। यह समिट स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, यह समिट स्विट्जरलैंड में हुई थी, और स्विट्जरलैंड में ये कहां पे हुई थी? बर्गन स्टॉक में। ठीक है, ये समिट बर्गन स्टॉक में हुई, और बर्गन स्टॉक में इस समिट के बाद एक
कम्युनिक निकला, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला सब कंट्रीज का, जिसका नाम था पाथ टू पीस समिट। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में, इस ज्वाइंट कम्युनिक में सब कंट्रीज ने यह अग्री किया कि हम पीस कैसे लेके आ सकते हैं, कहां पे, यूक्रेन में और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में। अब पीस लाने के लिए सब कंट्रीज ने क्या बोला, बोला सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए दैट इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन, कि जितनी भी चीजें, जितना भी एरिया, जितनी भी सिटीज, जितने भी रीजन्स को रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है वॉर के थ्रू, यूक्रेन वाले रीजन जो आज तक इससे पहले यूक्रेन में थे, अब वो रशिया के पास चले गए हैं इस वॉर में, वो एरियाज वापस मिलने चाहिए यूक्रेन को, और यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये बोली। और क्या बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना बंद करो, मतलब नहीं होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए, कहाँ पे, यूक्रेन में और पूरे यूरोप के रीजन में, क्योंकि यूक्रेन के मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है उनको भी रास्ता मिलना चाहिए पूरे कंट्रीज का। अगर आपको याद हो तो ग्रीन डील भी आपने पढ़ी होगी, ब्लैक सी ग्रीन डील, नहीं पढ़ी है तो वो हम आगे पढ़ लेंगे कभी। बट यहाँ पे चीजें जो यहाँ पे बोली गई अभी तक वो यही थी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, फूड सिक्योरिटी, प्लस एग्री एक्सपोर्ट्स ऑफ यूरोप, जो जाते हैं डायरेक्ट अफ्रीका, पूरे यूरोप, ये सब चीजों को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और ये सब चीजों को यहाँ पे सेफ्टी मिलनी चाहिए एटलीस्ट यूक्रेन के परस्पेक्टिव से। इतना बोलने के बाद सब कंट्रीज ने इस ज्वाइंट कम्युनिक को साइन किया और बोला हाँ ठीक है इसको पास कर दो। पास हो गया, बट इंडिया ने यहाँ पे मोदी जी को जाना था, बट मोदी जी नहीं गए यहाँ पे समिट में। मोदी जी के बदले यहाँ पे हमारे एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर गए, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, वो गए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट इंडिया ने इस ज्वाइंट कम्युनिक को अग्री करने से मना कर दिया कि हम लोग ये नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बोला यार तुम क्या कर रहे हो आप लोग, अगर ये सारी टर्म्स आपने बता दी, आपको ये भी तो देखना होगा ना कि रशिया प्लस यूक्रेन दोनों इन सारी टर्म्स पे अग्री कर ले। अगर दोनों में से एक भी अग्री नहीं करता है तो टर्म्स बनाने का क्या, 80 नेशंस का 800 नेशंस भी अगर मिलके उनको बताएं, टर्म्स डिफाइन करे, तब भी कुछ नहीं होगा। टर्म्स डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, दोनों कंट्रीज अग्री करे तब जाके कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसीलिए फिर मोदी जी जो है रिसेंटली, पहले वो गए रशिया, फिर वो गए यूक्रेन, और फिर वो वापस आने के बाद बात करते हैं यूएसए बाइडन से, ताकि यहाँ पे इंडिया एक ऐसा रोल प्ले करे कि इंडिया जो है एक मीडिएटर के रूप में सामने आए। ठीक है, क्योंकि अभी तक पीस प्रोसेस से तो कुछ मिला नहीं वहां पे, तो उसके बाद भी हमले हुए, इवन जब मोदी जी रशिया गए तो उस दिन भी हमला हुआ, जब वो यूक्रेन गए तो उस दिन भी हमला हुआ। ठीक है, तो यहां तक तो हमें बातें समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। और जो हमें चीजें याद रखनी है वो है ये है कि यहाँ पे जो प्राइम रीजन्स न्यूज में रहे हैं, जैसे लीव, इवांको फ्रैंकविस्क, निप्रो, कीव, खारकीव, दोनेस्क, मारियोपोल, लोहांस्क, ये सारे रीजन्स यूक्रेन के रीजन्स, ये सारी प्लेसेस हमें याद रखनी है। खारकीव पूछा है इससे पहले यूपीएससी ने। इसके साथ साथ रोस्टोव एंड क्रेसनदोर, ये रशिया की कंट्रीज है, ये भी हमें याद रखनी है। बुकारेस्ट रोमेनिया की प्लेस है। चिंसुनाव मोल्डोवा की प्लेस है। कार्कोव पोलैंड, वार्सो पोलैंड, ये मेन सिटीज है जो हमें याद रखनी है। यूक्रेन को बॉर्डर कौन कौन कंट्री करती है, तो मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया। ये चीजें भी हमें याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो, हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ गए, हर साल क्वेश्चन आता है। ये वाला जो एडिटोरियल है बहुत ही क्रिस्प मैनर में मैं आपको बताऊंगा ये एडिटोरियल क्या बोलना चाहता है। एडिटोरियल बोल रहा है कि इंडिया अपने लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रोवाइज कर रहा है। हम हमारे यहाँ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 से चला रहे हैं, और हमने रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लेके आए थे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या बोलती है कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो इंडस्ट्रीज जितना ज्यादा प्रोडक्शन निकालेंगी, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगी, उतना ही ज्यादा उन इंडस्ट्रीज को हम इंसेंटिव देंगे। इसका मतलब क्या है, जो जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी पीएलआई स्कीम के अंदर वैलिड होगी, उसको पीएलआई स्कीम के अंदर जितना वो ज्यादा सेल करेगी, जितनी वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, उतनी ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, उतना कम उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए होगा क्या, हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आके सेटअप हो जाएंगी और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आ रही है। बट अगर आप देखो तो 4 आउट ऑफ 5
जो स्मार्टफोन्स है वो चाइनीज स्मार्टफोन्स है, और 50% स्मार्टफोन मार्केट का शेयर जो है वो चाइना के पास है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि इतने बड़े मोनोपोलिस्ट को इंडिया कैसे टैकल करे। तो दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट की जा रही है। वन इज चाइनीज एफडीआई, वहां से एफडीआई हमारे यहाँ आए। दूसरा इज चाइनीज टेक्नीशियंस, वो टेक्नीशियंस वहां से यहाँ आए हमारे यहाँ। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। स्मार्टफोन के मार्केट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स करके अभी टाटा का एक नया फर्म है जिसने एंट्री ली है। बट एंट्री लेने से क्या होगा, स्मार्टफोन में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो कंपोनेंट सारे इंडिया में बनते हैं, या इंडिया के पास उसका सप्लाई चेन है, या इससे रिलेटेड जितनी भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, जैसे फोन का कवर, फोन की प्लास्टिक की बॉडी, फोन के स्क्रीन के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं वो, और फोन के जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं, आईसीज होती है, चिप्स होती है, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, जितनी भी चीजें हैं फोन में, ठीक है। आप सिंपल से सिंपल ले लो चार्जिंग पिन, वो तक इंडिया में बन जाए तब जाके हम बोलेंगे ना कि हमारा स्मार्टफोन जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। इन दोनों को डेवलप करने के लिए हमारे पास हमें जरूरत पड़ेगी इन दो चीजों की जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों ने ये बोला है कि चाइनीज टेक्नीशियन के लिए आप वीजा जो है इजी बनाओ, वीजा का प्रोसेस, उनको इंडिया आने दो, और चाइना से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, इसको प्रमोट करो। बजाय इसके कि आप एमएनसीज को बोलते जाओ कि आप चाइना ना जाके हमारे यहाँ आओ। ये आप थॉट प्रोसेस इसको कम करना पड़ेगा, और हमें चाइना से एफडीआई अट्रैक्ट करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है, हम उस एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट इज अबाउट पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। ये एडिटोरियल हमें बोल रहा है कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम है पॉवर्टी वाली डिजीज। अभी बोलेंगे सर ये पॉवर्टी वाली डिजीज क्या होती है? एक ऐसी डिजीज जो बस पुअर लोगों को होती है, रिच को भी होती है बट पुअर को ज्यादा होती है। दूसरा, ये डिजीज होने की वजह से आदमी पुअर हो जाता है, ठीक है। जैसे टीबी, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल डेथ, ठीक है। ये कुछ ऐसी डिजीज है, वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस, जो अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जो इनसैनिटरी है, जहाँ पे आपको क्लीनलीनेस नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको मस्किटोज बहुत सारे हैं, ठीक है, ओपन ड्रेन्स है, ड्रेनेज ठीक नहीं है, सुवेज सिस्टम ठीक नहीं है आपका, तो आपको ये सारी बीमारियां हो सकती है। इसके साथ साथ आपको और भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती है। तो पहले तो इन एरियाज में पुअर लोग रहेंगे, और अगर किसी इंसान को बीमारी होती है तो इस बीमारी का इलाज इतना ज्यादा महंगा होता है कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से इंसान गरीब हो जाता है। सेकंड, द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास एंड दोज बेटर ऑफ ऑन द इशू, दे आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम, कि जितना भी हमारा मिडिल क्लास है वो उन जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन से भी वो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास इंडोर एयर प्यूरिफायर्स नहीं होंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर बॉर्न डिजीज लग जाएंगी। वेस्ट मैनेजमेंट वहां पे ठीक से नहीं होगा तो वहां पे कीड़े मकोड़े होंगे, मस्किटोज होंगे, ड्रेनेज ठीक नहीं होगा। अब इन सब चीजों की वजह से भी उनको उल्टा और ज्यादा पॉवर्टी में जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डिजीज। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, क्रॉनिक इलनेस के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और ज्यादा एग्रीवेट कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। कि आप मुझे बताओ, क्या क्यूरेटिव हेल्थ केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है? इट इज सेड ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप किसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो तो आपको तो सबसे पहली चीज वही है, प्रिवेंट कर लिया, ना खर्चा ना पानी, कुछ भी नहीं, आपका हेल्थ बच जाएगा, आपकी जनरेशन बच जाएगी, उनका टाइम बचेगा, वो लोग वो टाइम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, और आपकी कंट्री ग्रो करेगी। वो जब तक हेल्दी पॉपुलेशन नहीं होगी तो आपके पास हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं होगी। हेल्दी पॉपुलेशन मीन्स हेल्दी डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी मीन्स हेल्दी कंट्री, हेल्दी कंट्री मीन्स प्रॉस्पेरस एंड ग्रोइंग नेशन। तो इंडिया बहुत जल्दी फिर आगे बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे हेल्थ केयर में? क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि टर्शरी और सेकेंडरी केयर पे हमारा ज्यादा फोकस है। हमने टर्शरी और सेकेंडरी केयर के लिए प्राइमरी केयर को हटा के, प्राइमरी लेवल को हटा के हमने टर्शरी और सेकेंडरी लेवल पे स्कीम्स स्टार्ट कर ली, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। हमने इंश्योरेंस टर्शरी केयर में दे दिया। जबकि अगर आप देखो तो नेशनल हेल्थ मिशन 2013 और उससे रिलेटेड बाकी वाज अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम द देन एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2002, बिकॉज 2002 वाली जो पॉलिसी थी इट वाज बेसिकली अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। बट हमने क्या बोला कि नहीं, हमें पब्लिक को बचाना है,
हमें अपनी डेमोग्राफी को हेल्दी बनाना है, इसीलिए हमने नेशनल हेल्थ मिशन 2013 ले आया। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 का मेन फोकस क्या था? ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 और 2013 का मेन फोकस क्या था? वाज ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, कि हम फैसिलिटीज बनाए, सब सेंटर्स बनाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए। ठीक है, इतना हमने कर लिया। और पब्लिकली फंडेड जो हमने स्कीम्स भी ले आए, आयुष्मान भारत करके। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद हमने प्रॉब्लम कहाँ पे करी? फिर प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट हुई। द बेनिफिशियरीज ऑफ दीज, जितने भी हमने इंश्योरेंस वाली स्कीम्स लेके आए, इनके जो बेनिफिशियरीज है, सबसे पहली चीज, ये बस जितनी देर तक आप हॉस्पिटल में एडमिट हो वही खर्चे उठाएंगे। उससे बाहर अगर आपके हेल्थ को कोई इंपैक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको डेंगू हो गया और आप एडमिट नहीं हुए, तो आपका जितना पहले वाला खर्चा है, कम से कम आपका पहले 15 दिन या 20 दिन का खर्चा है, वो तो कवर नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जिस हॉस्पिटल में आप जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, एडमिट हो गए, वो लोग आपका बिल डबल ट्रिपल बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पेशेंट को नहीं देना है, इंश्योरेंस कंपनी को देना है, जिससे और प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसके साथ साथ देयर इज मोनोपोली ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर डोमिनेट कर रहा है हेल्थ मार्केट को, और ये स्कीम्स आने के बाद प्राइवेट हेल्थ केयर, जैसे मैंने बोला, और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। नाउ एक और प्रॉब्लम हुई है, वो ये है कि हमने 2013 के बाद जो ये कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए थे, सब सेंटर बनाए थे, इन सब सेंटर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया और इनको बोला दैट दे आर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब ठीक है, बना लिया हमने, 1.5 लाख ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए। अब इन वेलनेस सेंटर्स में हो क्या रहा है? इन वेलनेस सेंटर्स में हमने उन लोगों को, प्रोफेशनल्स को लेके आए जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, और इनको बोला जाता है दैट दे आर डिग्निफाइड केमिस्ट्स। वो बस आपको दवाइयां देके छोड़ रहे हैं। और इससे इससे हो क्या रहा है? इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर था, वो एक्चुअल में प्रिवेंशन के लिए था, वो क्यूरेशन के लिए नहीं था। क्यूरेशन के लिए आप जाओ, सेकेंडरी हॉस्पिटल जाओ, बड़े हॉस्पिटल जाओ, वहां पे डॉक्टर आपको अच्छे से ओपीडी में, जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, वो आपको ट्रीट करेगा, उसको पता होगा। ये जो डिग्निफाइड केमिस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है पीएचसी में, अगर यही यहीं से दवाइयां देना शुरू कर दिया, तो ये तो क्यूरेशन कर रहा है ना, ये प्रिवेंशन नहीं कर रहा। अब इससे होगा क्या? इससे बीमारियां खत्म नहीं होगी, जो मेन कॉज है बीमारियों का वो रहेगा, और वही एक मेन प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि इनको नाम चेंज करने के लिए बोल रहे थे, चलो वो तो हुआ नहीं, खैर वो भी ठीक है। इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कुछ थ्रेट्स है कि इफ वी डाइवर्स द पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस इन इंडिया, तो सोशल ग्रुप्स में अगर आप देखो तो एससीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। उसके साथ साथ जो लोग बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। देयर इज इरोजन ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट हेल्थ केयर इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है कि अब गवर्नमेंट हेल्थ केयर में कोई जा ही नहीं रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जा ही नहीं रहा। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन दिस एडिटोरियल, कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को, जो ये वीक होता जा रहा है, वहां पे हमारा ध्यान प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जाना चाहिए था। हमने क्यूरेटिव केयर सेंटर्स बना दिए जिनके पास प्रॉपर सपोर्ट है ही नहीं, मेडिसिनल इक्विपमेंट्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअल में क्यूरे प्रिवेंशन के लिए थे, उनको क्यूरेशन के लिए यूज किया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वीक होता जा रहा है, और यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो रहा है। ठीक है, आज का क्वेश्चन भी इसी एडिटोरियल के बेसिस पे है कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी डिजीजेज है। हेल्थ केयर सेक्टर में अपने आप में डिजीजेज है, लोगों में डिजीज होती तो अलग बात थी, बट हेल्थ केयर सेक्टर में डिजीजेज है। ठीक है, और जो एक्चुअल में नीड्स फील की जा रही है, और जो प्रोजेक्टेड नीड्स हेल्थ केयर को लेके एक्सपर्ट्स की है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगले 5 साल में 10,000 हॉस्पिटल्स नए बनने चाहिए, या 1 लाख हॉस्पिटल्स नए बनने चाहिए। वो तो प्रोजेक्टेड नीड है। व्हाट इज फेल्ट नीड? कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो है ट्रीटमेंट हो तो रहा है, बट वो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आज का क्वेश्चन इसी पे है, आप आज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला जो हमारा एडिटोरियल है, यहाँ पे हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। आपके यूपीएससी से रिलेटेड और बाकी सारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे इंडिया को यहाँ पे 29 मेडल्स मिले हैं पेरिस पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स पेरिस में ही हुआ था, ओलंपिक्स भी हमारा पेरिस में ही हुआ था। 18th पोजीशन इंडिया ने हासिल की है टोटल मेडल टैली में इंटरनेशनल लेवल पे। इससे पहले हमारा टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, 4 साल पहले, और टोक्यो ओलंपिक्स जो है वहां पे इंडिया ने 19 मेडल्स हासिल किए थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? इंडिया का परफॉर्मेंस 2014-24 में बहुत अच्छा रहा है। और अगर आप देखो
तो हमने 7 गोल्ड मेडल लिए हैं, 9 हमारे सिल्वर मेडल है और 13 हमारे ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ठीक है, टोटल 29 मेडल्स हैं। हमारा सलाम है इन सब पैरालंपियंस को जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। इंडिया को 18वीं पोजीशन 170 कंट्रीज में से दिलाई है। इन्होंने हमारी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक गर्व का, उत्साह का एक यहाँ पे माहौल क्रिएट किया है और इंडिया का अभी नाम बहुत ऊपर गया है स्पोर्ट्स को लेके। हमें इनके नाम थोड़े बहुत याद रखने क्योंकि इस एडिटोरियल में आए हुए हैं, जैसे शूटर अवानी लिखारा, जेवेलियन थ्रोअर सुमित अंतिल हु सेट न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड, डिफेंडेड देयर गोल्ड मेडल्स, इन दोनों को गोल्ड मिला है। मरियप्पन थंगवेलु 17 ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चर है ये। शीतल देवी, शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन मेडल। हरविंदर सिंह won the first para archery gold medal। वैसे ही प्रीति पाल, शी बैग्ड इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रैक मेडल और उनको ब्रोंज मेडल मिला है। ठीक है, और इसी के साथ नागालैंड से गए थे हमारे आर्मी के एक पर्सन, होकाटो सेमा, जो कि रिटायर्ड है, 40 साल के है। ही इज अ शॉर्ट पुटर और उन्होंने भी वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया। अब समझते हैं साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। इस एडिटोरियल का कहना है कि अरेबियन सी में जो है साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है और साइक्लोन्स का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, साइक्लोन एक्चुअल में होता क्या है और साइक्लोन को समझने के लिए हमें ये डायग्राम समझनी होगी। ओशियन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, लार्ज लेवल पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, ओशन की सतह जो है गर्म होना स्टार्ट होगी और यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। ठीक, लो प्रेशर बनने के बाद ये हवा ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन इट विल स्टार्ट डाइवर्जिंग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है। ठीक है, और इस साइक्लोन के बीच में होती है साइक्लोन की आई और ये बहुत ही शांत एक एरिया होता है, काम रीजन। साइक्लोन के साथ साथ सबसाइड हो रहे होते हैं और साइड में निकल रहे होते हैं रेन बैंड्स, जहां से बारिशें होना स्टार्ट होती। ठीक है, साइक्लोन की आई को सराउंड कर रहा होता है आई वॉल। आपने साइक्लोन समझ लिया। नेक्स्ट, साइक्लोन क्यों बनता है, लार्ज वार्म ओशन वाटर और लो प्रेशर एरिया। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल विंड शेयर कम होना चाहिए, लाइक वर्टिकली विंड जो है वो कम चलनी चाहिए और वर्टिकली विंड कम तेज चलनी चाहिए, बहुत ही कम यहाँ पे विंड का मूवमेंट होना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो, नाउ दिस एडिटोरियल स्टार्ट्स विद कि साइक्लोन सीजन जो नॉर्थ इंडियन ओशन में होता है, यहाँ पे 2 साइक्लोन सीजन होते हैं। देखो, इंडिया में मॉनसून आता है। ठीक है, मॉनसून से पहले प्री मॉनसून एक टाइम होता है और मॉनसून के बाद पोस्ट मॉनसून एक और टाइम होता है। प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून दोनों टाइम पे साइक्लोन्स आते हैं, मॉनसून के टाइम पे साइक्लोन नहीं आते। जब मॉनसून आ रहा होता है उस टाइम पे साइक्लोन आने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मॉनसून के दौरान यहाँ पे साइक्लोन्स आए। ठीक है, वंस मॉनसून इज पास्ट उसके बाद साइक्लोन्स आ जाते हैं, पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स। ये यहाँ पे 2 सीजन है साइक्लोन आने के। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंडियन ओशन में रोल ऑफ मॉनसून, तो हमें पता है जितना भी हमारे यहाँ मॉइस्चर रेंज आती है वो मॉनसून की वजह से ही आती है। ठीक है, क्यों, अरेबियन सी में भी इवेपोरेशन होता है, बे ऑफ बंगाल में भी इवेपोरेशन होता है और वो इवेपोरेशन जो है ऊपर आता है और इंडिया के दोनों साइड से इंडिया में आता है। एक लेफ्ट साइड का ब्रांच है, एक यहाँ से ब्रांच आता है, एक नॉर्थ ईस्ट से ब्रांच आता है और यहाँ इंडिया में, पूरे इंडिया में बारिशें होती है एक्सेप्ट सम प्लेसेस। साइक्लोनिक एक्टिविटी अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज है वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस जो जरूरी होते हैं, जो मैंने आपको बोले। बट देयर इज सम यूनिकनेस टू इंडियन ओशन, जैसे इंडियन ओशन में सर्कुलेशन होता है, पानी का सर्कुलेशन। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये इंडियन ओशन है। ठीक है, ये इंडियन ओशन है और अगर आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे जो है पूरे का पूरा हमारा पैसिफिक रीजन है। ठीक है, ये चाइना वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं और ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होके इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है। यहाँ पे कुछ चैनल्स ऐसी है जहां से पैसिफिक का पानी सदर्न ओशन से मिलना स्टार्ट होता है, जिनको हम बोलते हैं ओशनिक टनल्स। क्या बोलते हैं, ओशनिक टनल्स। ये पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन के बीच में है। यहाँ पानी मिक्स हो रहा है और पानी मिक्स होने से होता क्या है, जो वार्म वाटर पैसिफिक ओशन में होता है वो सदर्न ओशन में चला जाता है और जो सदर्न ओशन का पानी है ठंडा, वो पैसिफिक ओशन में मिलना स्टार्ट होता है। बट ये चीज अरेबियन सी में नहीं हो रही है। अरेबियन सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो
होता यह है दैट अरेबियन सी वार्म्स रैपिडली, ये बहुत जल्दी से गर्म होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्री मानसून रीजन, प्री मानसून टाइम्स में ये ज्यादा गर्म होता है। वाइल बे ऑफ बंगाल जो है इट रिमेन्स रिलेटिवली वार्मर एंड प्रोड्यूसेस मोर कन्वेक्शन एंड रेनफॉल। बे ऑफ बंगाल क्योंकि ये सराउंडेड है हर साइड से, ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म रहता है और ज्यादा देर तक गर्म रहता है। अरेबियन सी जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, प्री मानसून एरिया रीजन में, प्री मानसून सीजन में। और मानसून खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। अब ये जो दो इफेक्ट्स नॉर्मली हो रहे थे, दैट अरेबियन सी जल्दी गर्म हो रहा था प्री मानसून टाइम पे, उससे इवेपोरेशन हो गया, पानी चला गया कहाँ पे, इंडियन ओशन, इंडिया में, और इंडिया में बारिशें हो गई। बट बे ऑफ बंगाल जो है वो अभी तक गर्म रहेगा, वो ठंडा जल्दी नहीं होगा, वो गर्म रहेगा। और मानसून आ जाएगा, मानसून खत्म हो गया, पोस्ट मानसून क्या हो रहा है। अब इन दोनों चीजों को क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। पैसिफिक ओशन भी ज्यादा गर्म हो रहा है, सदर्न ओशन में चेंजेस आ रही है। और ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखो तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, इन दोनों का अगर आप आपने आपस में मिक्स देखो तो उस चीज की वजह से भी अब दिक्कतें आ रही है कि पैसिफिक ओशन का पानी अटलांटिक में मिल रहा है और अटलांटिक का पानी पैसिफिक में मिल रहा है, ठीक है, जिससे पानी सिंक हो रहा है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में और सदर्न अटलांटिक ओशन में, ऊपर आ रहा है पानी। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, साइक्लोन एक्टिविटी इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन एक्टिविटी कैसे हैम्पर कर रही है, ठीक है। देयर आर स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड्स, मानसून टाइम पे जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स आती है, इसकी वजह से होता क्या है, अरेबियन सी ठंडा होने स्टार्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ से मॉइस्चर उठा के, हीट उठा के आइलैंड में लेके जाती है, मतलब इंडियन के पेनिनसुला में लेके जाती है। बट अगर आप बे ऑफ बंगाल देखो तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है ज्यूरिंग मानसून, ठीक है। बट यहाँ पे वर्टिकल विंड शेयर उतना ज्यादा नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी एक विंड आ रही होती है और इसकी वजह से ये साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल विंड शेयर है, हवा जा रही है, बह रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं बन पा रहा है साइक्लोन। बट साइक्लोन सीजन आने के बाद होता क्या है, दैट दो डिस्टिंक्ट साइक्लोन्स है, प्री मानसून और पोस्ट मानसून में आएगा। और अरेबियन सी में क्या हो रहा है, अरेबियन सी में विच इज लेस प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यू टू कूलर टेम्परेचर्स, मैंने बोला यहाँ पे ठंडा हो गया, यहाँ पे स्ट्रांग होता है विंड शेयर, तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं आएगा। लो कन्वेक्टिव एक्टिविटी होती है, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि कन्वेक्शन उतना ज्यादा है नहीं है, जब सरफेस गर्म ही नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं होगा, सरफेस जब तक गर्म नहीं होगी तब तक ऊपर हवाएं उठेंगी नहीं, ये सरफेस है, ऊपर हवा नहीं उठेगी जब तक कन्वेक्शन नहीं होगा। बे ऑफ बंगाल सीज मोर साइक्लोन्स देन द अरेबियन सी, इसीलिए पोस्ट मानसून में बे ऑफ बंगाल में ज्यादा मानसून, ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे, बजाय इसके कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स आते। बट अभी क्या हुआ है, जो साइक्लोन आसना है, ये पहला ऐसा साइक्लोन है जो 2024 में आया है 1981 के बाद। इसमें हुआ क्या है, साइक्लोन आसना कहां पे बना है, साइक्लोन आसना जो है आपका गुजरात के कोस्ट पे बना है, ठीक है, ये गुजरात के कोस्ट पे बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये साइक्लोन बना और ये मूव करने लग गया किधर, ओशन की तरफ, ओशन की तरफ जाते जाते ये कहाँ गया, ओमान की तरफ। अब ये चीज क्यों हुई है, जबकि ये एरिया रिलेटिवली काम रहता है। 2010 के बाद यहाँ पे साइक्लोन्स आना स्टार्ट हो गया और ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, 2019 के बाद से अभी तक यहाँ पे 5 साइक्लोन्स आ चुके हैं अरेबियन सी में। बट अगस्त के महीने में साइक्लोन आए, वो भी इस रीजन में, ऐसा पहली बार हुआ है 1981 से लेके आज तक। 1981 में इससे पहले साइक्लोन आया था। होता क्या है, यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन ग्रो करना स्टार्ट होता है और डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोन में। और जो अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी की हीट की वजह से ये साइक्लोन को स्टार्ट होता है क्या, मॉइस्चर मिलना, विंड्स मिलना, और वो मॉइस्चर लेडन साइक्लोन बहने लगता है। इसी साइक्लोन का नाम है आसना, आसना या आशना साइक्लोन नाम दिया है पाकिस्तान ने। हमारे पास टोटल 13 कंट्रीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज, जिन्होंने 13 नाम दिए हुए हैं, तो टोटल 169 नेम्स हमारे पास है। उसी नेम के अकॉर्डिंग साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है, बस इतना याद रखना है बस, ठीक है। हावेवर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है बढ़ने लग गए हैं ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो, और जो अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, इन तीनों चीजों की वजह से जो है हमारे यहाँ साइक्लोन्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ने लग गए हैं और ज्यादा होने लग गए हैं। होप आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ आ गया होगा। इस एडिटोरियल का समरी इस इमेज में है कि साइक्लोन असल में बनता कैसे है। सरफेस गर्म हो जाती है, डीप लेयर ऑफ द ओशन, दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है,
लार्जर सरफेस मिलता है लेटेंट हीट के लिए, और वो हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है, और इसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज होने लगती है एटमॉस्फेयर के उस कॉलम की, ठीक है। और टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों इंक्रीज होने लगता है उस कॉलम का। एंड यहाँ पे जो मॉइस्ट स्टैटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल इंटेंसिटी होती है, वो बढ़ने के बाद फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, लाइफ टाइम मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस इन accumulated cyclone energy which affects in the increase of frequency, duration and intensity of tropical cyclones। अरेबियन सी में भी यही फिनोमेना लगा है, और 5 साइक्लोन्स आ गए आज तक, 2019 से लेकर आज तक। डन। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल समझते हैं पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हमारे पास आज की डेट में 24 है, इससे पहले हमारे पास 17 थी। 17 कमिटीज को बनाने के लिए रिकमेंडेशन आई थी हमारी, जो लोकसभा में होती है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी लोकसभा में होती है, और इस कमेटी ने 1993 में बोला था दैट हमारे पास डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होनी चाहिए। तो 1993 में हमने 17 ऐसी कमिटीज बनाई थी। 17 कमिटीज बनाने के बाद 2004 में, ठीक है, हमने इन कमिटीज को इंक्रीज किया, और 24 प्रेजेंटली हमारे पास डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती है। अभी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज क्या काम करती है? दे एक्चुअली गवर्न ऑल द मिनिस्ट्रीज, they govern all the ministries, departments in the central government, ठीक है। And the fundamental purpose of these committees is to make executive accountability of executive, इसको इंक्रीज करना इनका मेन मोटो होता है। दे ऑल्सो हेल्प पार्लियामेंट टू डिस्कस बजट मोर इफेक्टिवली। अगर आप देखो तो हमारे पास जो 24 स्टैंडिंग कमिटीज है, हर एक कमेटी के 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। लोकसभा में इनका इन कमिटीज को हेड करता है, या इन कमिटीज के हेड को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है स्पीकर, और राज्यसभा में इट इज द चेयरमैन हु डज दिस वर्क, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये पॉइंट भी याद रखना है दैट अ मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज। हर एक कमेटी का टर्म 1 साल का होता है, ठीक है। और अभी 24 में से 8 कमिटीज आर वर्किंग इन राज्यसभा एंड 16 कमिटीज आर वर्किंग इन लोकसभा। डन। चलो, दे आर वर्किंग फॉर लोकसभा। लास्ट में आई वांट यू टू रिमेंबर दिस कि जो क्वाड की समिट, क्वाड पे डिस्कशन मैंने अभी एक दिन पहले ही किया हुआ है, इसी डीएनएस में ही, डीएनए में ही मैंने अभी एक दिन पहले ही किया हुआ है। इसका पूरा 2007 से लेकर आज तक का सारा मैंने बता दिया है आपको कि कैसे हुआ, 2007 में क्या कहानी हुई थी, 2001 2021 में सब कुछ बता दिया है आपको। आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हो अगर आपको क्वाड से रिलेटेड कुछ और जानना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस न्यूज़ को याद रखना है, हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि इंडिया और यूएसए ने स्वैप किया है आपस में समिट, कि जो इस साल की समिट इंडिया में होने वाली थी, 2024 की समिट इंडिया में होने वाली थी, वो अब यूएसए में होगी, और यूएसए में जो 2025 की समिट होने वाली थी वो अब इंडिया में होगी। होपफुली उस समिट में या तो हमारे पास कमला हैरिस होंगी, या तो हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप होंगे। दोनों में से जो भी होगा हम उनको इंडिया इनवाइट करेंगे, और इंडिया 2025 की क्वाड समिट को जो है होस्ट करने वाला है, ठीक है। लास्ट में प्लीज 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 सेव योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ऑल द क्वैक्स विच आर देयर। ये न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसी हरकतें ना करें कि आप भी किसी झोला छाप बाबा, डॉक्टर और ऐसे ही किसी केमिस्ट के हाथ लग जाए, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए कि यूट्यूब देख के वो सर्जरी कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। आपके सराउंडिंग में अगर किसी को ऐसा पता चलता है तो तुरंत कॉल कीजिए पुलिस को और उनको इन्फॉर्म कीजिए, उसको अरेस्ट करवाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।